मैं ऋषिकेश जो गंगा घाट है, हाँ जी, वो मेरा फेवरेट घाट है। तो मैं वहाँ एक दिन घाट पे बैठी हुई थी, 5 दिन में वहाँ रुकी थी। तो वहाँ एक महिला बैठी हुई थी, अक्सर वो बैठ के वहाँ रोती थी। अच्छा। तब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आपके साथ, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और मैंने वर्ड टू वर्ड 5 दिन उनकी लगातार वो कहानी रुक कर वहाँ सुनी। जब उन्होंने वो कहानी सुनाई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा ऐसा भी होता है क्या। चलिए ये मैंने लिख दिया, बुक पब्लिश हो गई, बहुत लोगों को पसंद भी आई, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। ठीक, क्रिटिसिज्म मैंने सहा, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये किताब मैंने कहा तू ये अमेज़न से ले ले और इसको पढ़ ले। उसने एक ही रात में पढ़ ली, एक दिन में। और उसने रात के 1 बजे जब वो लाइट जली फोन की, तो मैंने कहा ये उसका फोन क्यों आ रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो बोली यार किताब लिखी है ये बकवास। अच्छा। इसको उठा, जला और गंगा में इसकी अंत्येष्टि करा। हम जीन्स पहन रहे हैं, हम टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन हमारी सोच पता नहीं कौन सी सदी की है। मेरे ख्याल से वैदिक काल में भी नहीं ये होता होगा। औरत उस दिन निडर समझेगी अपने आप को, जिस दिन वो अकेली 12 बजे रात को बिना किसी पुरुष की मदद के यहाँ से वहाँ तक पार निकल जाएगी, छोटे से भी कपड़ों में, और कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। उस दिन होगा नारीवाद। मेरे ख्याल में महिला दिवस पर इससे बढ़िया पॉडकास्ट नहीं हो सकता था। हेलो बुक नर्ड्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए कि इस महिला दिवस पर हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका है। और उससे पहले उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ पे शूट कर रहे हैं और किन के साथ इस पॉडकास्ट के लिए कोलैबोरेट किया है। मौलियार बुक कैफ़े देहरादून में स्थित है। और अगर आपको यहाँ पे आके किताबें पढ़नी हो, इनके पास बहुत ज़बरदस्त किताबों का कलेक्शन है, तो आके विज़िट करिए। और मैं सबसे पहले जो लेखिका है हमारी सुधा सिकरावर जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बुक नर्ड्स पॉडकास्ट पे आके हमें ये मौका दिया कि आपकी किताबों के बारे में हम बातें करें। मैंने आपकी किताबें पढ़ी। पहले तो वेलकम। थैंक यू रोहन जी बुक नेट्स पे बुलाने के लिए। इस किताब के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है ये गलियारे, और ये अभी लॉन्च हुई है जी, है ना। और इसका अभी बुक लॉन्च हो गया है या अभी नहीं? होना बुक लॉन्च अभी नहीं हुआ, मैंने बुक लॉन्च नहीं करवाया। मैं सोच रही थी इसके बाद नेक्स्ट अरुणिमा लिखूंगी तब मैं बुक लॉन्च करवाऊंगी। अच्छा, ओके। तो बुक लॉन्च जो है लिंग ऑन होता चला जाता है मेरा। और दूसरी किताब है परिचिता, जिसके बारे में सुधा मैम भी कह रही थी कि मैं भूल गई हूँ, मैंने थोड़ा पहले लिखी थी ये, लेकिन हम इसको याद करेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे। काव्य संग्रह है, ये काव्य संग्रह है, और इसको ब्लू रोज ने अवार्ड दिया है। अच्छा, वो अवार्ड लाना मैं भूल गई, मुझे नहीं याद रहा। कोई बात नहीं। हमारे जो पाठक हैं वो बहुत तेज हैं, वो जाके ये पता कर लेंगे कि कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ मिला है। ब्लू रोज ने दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये गलियारे भी ब्लू रोज द्वारा जी पब्लिश्ड है। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये गलियारे के बारे में आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो आपने इशू जो उठाया है इसके माध्यम से, वो मुझे इतना 2024 वाला इशू है ये, है ना, जो मुझे लगा। और साइबर क्राइम और जिस तरह से आजकल इंटरनेट के माध्यम से लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है, और इमोशनल लोग चाहे ना भी हो इमोशनल, लेकिन कई बार इस जंजाल में फंस जाते हैं। तो उसके ऊपर आपने एक इसको प्राथमिकता देते हुए इसके ऊपर एक जो लेख लिखा है, कई चीजें तो मुझे लगी बिल्कुल ही वास्तविक है, और उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे कि कितना वास्तविक है और कितना नहीं है जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी पृष्ठभूमि। और हाँ, इसकी पृष्ठभूमि ऐसे हुई, इससे पहले मैंने एक क्राइम थ्रिलर लिखा था, बाबू मैम की वो दूसरी गली। ये रहा ये इसकी मैं अभी ही तारीफ कर रहा था। हाँ। बाबू मैम की वह दूसरी गली, और नाम भी बड़ा जबरदस्त है। इसके बारे में एंड में करेंगे बात जी। इसका जो बुक कवर है ये सुधा जी ने ही करा है डिजाइन। हाँ जी। और बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि ऐसे कम ही दिखते हैं बुक कवर, और अच्छे जो पब्लिशर्स हैं वो भी ऐसा नहीं छाप पाते। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तो ये किताब मैंने लिखी थी किसी के साथ। एक्चुअली मैं ऋषिकेश जो गंगा घाट है, हाँ जी, वो मेरा फेवरेट घाट है। इसमें हमें हाथ मिलाना पड़ेगा, और कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता दुनिया में।
और स्पेशली जो परमार्थ घाट के पास जो राम घाट है वो हाँ मेरा जी। फेवरेट घाट है। हाँ जी। और मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ। देहरादून में 7 साल पहले आई थी। तो मैं वहाँ एक दिन घाट पे बैठी हुई थी, 5 दिन मैं वहाँ रुकी थी। तो वहाँ एक महिला बैठी हुई थी और मैं 5 दिन रुकी, तो अक्सर वो बैठ के वहाँ रोती थी। अच्छा। तब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आपके साथ, क्योंकि उसके पहले मैंने लिखना बंद कर दिया था। मैंने जो चांद सांवला 18 साल की उम्र में लिखी थी, उसके बाद एक लंबा अरसा बीत गया, नहीं लिखा गया जीवन की भागदौड़ में। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और मैंने वर्ड टू वर्ड 5 दिन उनकी लगातार वो कहानी रुक कर वहाँ सुनी, गीता भवन में, गीता आश्रम में मैं रुकी और मैंने उस कहानी के लिए मैं रुकी। जब उन्होंने वो कहानी सुनाई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा ऐसा भी होता है क्या। चलिए ये मैंने लिख दिया, बुक पब्लिश हो गई, बहुत लोगों को पसंद भी आई, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। ठीक, क्रिटिसिज्म में मैंने सहा, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये किताब, मैंने कहा तू ये अमेज़न से ले ले और इसको पढ़ ले। उसने एक ही रात में पढ़ ली, एक दिन में। और रात को मैं 1 बजे सो रही थी, उसको मालूम है 9:30 बजे के बाद मैं किसी का फोन नहीं उठाती। इस पे भी हाथ मिलाना चाहिए वैसे हमें क्योंकि मैं भी 9:30-10 बजे के बाद, फोन तो दूर की बात है, मैं तो सो जाता हूँ। 9:30 बजे के बाद मेरी लाइफ है भाई। बहुत बढ़िया, मेरी जिंदगी है। बहुत बढ़िया। सुबह से लेके सुबह 3:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक सबकी जिंदगी है, सब जो भी मुझसे बोलेंगे 3:30 से 9:30 बजे तक। लेकिन 9:30 बजे के बाद नो कॉल्स। बहुत बढ़िया। इवन मैंने अपने घर वालों को भी बोल दिया था कि अगर मेरे फादर को या मदर को कुछ हो जाता है तो मुझे रात में मत इन्फॉर्म मत करना, मैं बहुत दूर हूँ, नहीं आ पाऊंगी। तो चलिए, उसने रात के 1 बजे जब वो लाइट जली फोन की, तो मैंने कहा ये उसका फोन क्यों आ रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो बोली यार किताब लिखी है ये बकवास, अच्छा, इसको उठा, जला और गंगा में इसकी अंत्येष्टि करा। ये इसमें भी लिखा है आपने इसके बारे में, थोड़ा लिखा है ना गलियारे में। मैंने कहा ओके ठीक है, ये जलाऊंगी तो नहीं, क्योंकि ये मेरी कृति है, मैं नहीं जलाऊंगी इसको। लेकिन तुम्हें नहीं पसंद आई है तो कोई बात नहीं। तो ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन है अपना आपका। उसके ठीक 1 साल के बाद, 1 या 1.5 साल के बाद, अभी की बात है, जब ये गलियारे मैंने नहीं लिख रही थी, मेरी अरुणिमा उसमें पाइपलाइन में थी। उसने कहा फिर रात के 1 बजे फोन। मैंने कहा हद हो गई इसकी। तो बोले एक किताब और लिख। मैंने कहा क्या हुआ। बोले इंस्टा पे आ। मैंने कहा मैं इंस्टा पे हूँ लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो बोले एक्टिव हो जा और ये मैं नंबर दे रही हूँ, जरा तू इससे बात करना। मैंने कहा क्या हुआ है। वो फिर सारा मैंने ये गलियारे में, जब उसने कहानी सुनाई रात के 1 बजे से लेके और सुबह 8 बज गए मुझे और वो रोती रही, तो मैंने कहा अच्छा नंबर दे उस बंदे का, हम बात करते हैं। बात की, फिर मेरी स्कैमर से बात भी हुई। उसके बाद फिर मैंने ये, उससे बात करने के बाद मैंने कहा अगर मैं इस कहानी को लिखूंगी तो ये रियल होनी चाहिए, जरा मैं बात तो करूं कौन है जॉन रोज। मैंने बात की, बंदा सामने आया, बहुत चिकना चुपड़ा चेहरा था, बहुत ज्यादा। और लेकिन जब सामने आया मैंने कहा मैं आपसे, और वो ये कंफ्यूज हो गया कि वो उससे बात कर रहा है जिसको वो जो है ठग रहा था, या किसी और से बात कर रहा है, वो आवाज नहीं पहचान पाया। उसने कहा कि मैंने नंबर चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं अब टैकल करती हूँ। तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा जब तक आप अपना असली चेहरा नहीं दिखाएंगे मैं आपको $500 नहीं दूंगी। उसमें जिक्र है ना, हाँ, उन्हीं की तरफ से लास्ट में। थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा जी, कि ये इस तक हम कैसे पहुंचे, क्योंकि ये इसकी जो पृष्ठभूमि है इस तक कैसे पहुंचे, कि इसमें आपने ये बताया है कि जब आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बातें करते हैं जी, आप कई बार लोग आपको स्नेह भी देते हैं जी, और उसमें कई बार आप बह जाते हैं जी। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई है इस कहानी की। हाँ। और उस बहने के साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी सशक्त हो गई है कि लोग आपको एआई और एप्स के माध्यम से बेवकूफी बना रहे हैं। तो मैं ये देना चाहता था ताकि लोगों को पता चले कि बना रहे। दरअसल जो मेरी फ्रेंड है वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ जी, लेकिन वो अकेले रहती हैं। अच्छा, अकेले मैं भी रहती हूँ। अच्छा, आप अकेले रहते हैं जीवन में तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। ये नहीं है कि आपको हर कोई बेवकूफ बना जाए। हाँ। किसी ने फेसबुक पे कांटेक्ट किया, हाँ, बहुत स्मार्ट चिकना चुपड़ा चेहरा था। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये चिकने चुपड़े चेहरे की तरफ हम लोग आकर्षित क्यों होते हैं।
पहला मेरा क्वेश्चन यही है लोगों से। थोड़ा हैंगओवर है हमें क्यों है? हमारे भारत में लोगों की कमी है क्या? वो एक फॉरेनर था, वहां पे वो अट्रैक्ट हो गई, अट्रैक्ट होते होते बहुत ज्यादा उन लोगों की जो है इंटीमेट बात हुई, और उसके बाद धीरे 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 उसने पैसे मांगना शुरू किया। तो वो अकेली थी, तो अकेलापन को दूर करने के लिए एक अट्रैक्शन उधर गया, लेकिन वो अट्रैक्शन क्यों गया? उस अट्रैक्शन हमारा होना चाहिए, लेकिन सही जगह पर, उसका दायरा सही होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन पे बैठे हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? अभी किसी ने मुझसे ये कहा था कि मैम पढ़े, ऐसा होता है कि जो गांव वाले हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं। मैं कहना नहीं, बिहार का नवादा का जो बंदा है वो बेवकूफ बना रहा है, अनपढ़ बंदा 10वां पास, जामताड़ा बेवकूफ बना रहा। अभी नवादा का जो केस हुआ है, नवादा का ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, इतना फेमस स्कैम हुआ है अभी। इसके बारे में मेरे को नहीं पता। अरे मैं भी सुनाती हूँ आपको। बहुत फेमस स्कैम हुआ, और उस दिन जो मैं ठहाका लगा के हंसी हूँ उस स्कैम को सुन के, दो ही उसमें मैं हंसी हूँ। संक्षिप्त में थोड़ा सा अगर बताएं। संक्षिप्त में ये था कि जैसे शम्स ताहिर खान जो आज तक के रिपोर्टर हैं, मैं उनको अक्सर सुनती हूँ, क्राइम तक के। तो मैं रात को जब सोने लगती हूँ तो मेरी एक्चुअली वो लोरी है शम्स ताहिर खान के। सर आप देख लीजिए, आप लोरी भी सुना रहे लोग। मैं उनको जरूर भेजूंगा। बिल्कुल भेजिएगा। तो वो सुना रहे थे कि एक उस पे एडवर्टाइजमेंट आई इंस्टाग्राम पे, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। तो उसमें क्या था, उसमें एक आर्मी मैन की फोटो दी गई और कहा बड़े बड़े लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और स्पॉन्सर करने वाले जो हैं वो जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मॉडल्स की फोटो डाली गई। ये वो औरतें हैं जो किसी कारणवश माँ नहीं बन पाई हैं। अच्छा, आप आइए, इनको माँ बनाइए और 5 लाख रुपए लेके जाइए। 5 लाख, सॉरी 12 लाख। अच्छा, अगर आप माँ बनाने में सक्षम नहीं है, मैं बहुत शुद्ध वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आपको 5 लाख तो मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। तो कौन फंसा? पुरुष वर्ग। अरे सॉरी टू से, पुरुष वर्ग फंसा, महिला तो यहाँ फंसी, लेकिन पुरुष वर्ग फंसा उसमें। और पुरुष वर्ग, और किसने? वो नवादा का एक लड़का जो 12वीं फेल है, उसने सारी टेक्नोलॉजी को सीखा, और वो राजस्थान से टेक्नोलॉजी को सीख के गया, और उसके बाद नवादा में जाके उसने कहा इससे बढ़िया तो काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसने जो है उसको वो स्कैम, उसने 24 लड़कों की टीम तैयार की, अनपढ़ थे सारे के सारे, बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले तैयार किए गए, और उसके बाद धड़ाधड़ पुरुषों ने जो है उसमें नहीं, मतलब देखिए उसमें सब एंटर कर गए। इससे ये कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, और मुझे नहीं हंसना चाहिए क्योंकि, लेकिन मुझे वो स्कैम हंसाता है। ये हो रहा है। अच्छा, उन्होंने सबसे आगे सुनिए, उसके बाद क्या हुआ कि अब वो स्कैम चला कि भाई आप 3000 रुपए भेज दीजिए क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आप 22,000 भेज दीजिए क्योंकि आपके अकाउंट में हमने 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, कर दिए उन्होंने, लेकिन अकाउंट को ब्लॉक कर दिया कि ये जब आप यहाँ आएंगे तब ये रिलीज किया जाएगा। तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो 22,000 25,000 बन रही है, वो भर दीजिए। अच्छा, वो भी उन्होंने भर दी। अपने परिवार वालों से एफिडेविट भी लगवा दीजिए कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, वो भी उन्होंने झूठा लगा दिया पुरुषों ने। ठीक है, पूछ तो सकते नहीं थे, पूछ तो सकते नहीं थे। अपनी पत्नी से पूछेंगे तो मारेगी, माँ से पूछेंगे तो मारेगी। अब उसके बाद गायब हो गए, मतलब 25, 30, 40 हजार एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय से उन्होंने जो है वो किया। उसके बाद वो लोग मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग नहीं, उच्च वर्ग के DRDO नहीं फंसे। सभी वर्ग के फंसे। किताब में लिखा भी है। मैं आपको थोड़ा सा किताब पे वापस लाना चाहूँ, क्योंकि यही शैली जो है स्कैमर की, वो ही इसमें भी, उसी में भी। उसके बाद जो है किसी की नजर गई, किसी पढ़े लिखे की नजर गई, उसने साइबर क्राइम को कहा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। साइबर क्राइम नवादा तक पहुंचा, उन 8 लड़कों को पकड़ के लाया, बाकी भाग गए। अच्छा। फिर उनको पकड़ के लाया जो विक्टिम्स थे। अच्छा। विक्टिम ने कहा हम FIR नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है मेरे ख्याल में। नहीं तो
उनके घर वाले मारेंगे, बीवी निकाल देगी घर से बाहर, भाई कि कहाँ चले थे। बड़ा मैं खुला बोल रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। शेम और शर्म की वजह से, बिल्कुल शर्म की वजह से आगे नहीं आते। और इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा कोई, इसमें तो नहीं आएगा। FIR नहीं हुई और वो आराम से दूसरे स्कैम पर बिजी हो गए। उसके बाद जो मेरा ठाकर लगा, मतलब ये तो वो हाल हो गया, ना हम मुंह छिपाने के लायक रहे, ना हम मुंह दिखाने के लायक रहे। गाना भी है, मोहब्बते सनम। हाँ। ये मोहब्बते सनम थे, हाँ। सारे के सारे फंस गए। तो नहीं हंसना चाहिए मुझे, नहीं, लेकिन सब लोग फंस रहे हैं। हास्यास्पद थोड़ा सा है, हाँ। और ये शम्स ताहिर खान ने सुनाया था, जो मैंने आपको सुनाया। अच्छा, मैंने बहुत शॉर्ट में सुनाया। तो ये गलियारे में शैली कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। हाँ। और थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं, इन लोगों का क्या तरीका रहता है? अच्छा, इन लोगों का तरीका ये होता है कि पहले ये आपसे फेसबुक पे आपसे नंबर मांगेंगे। आपने नंबर दे दिया, लेडी है तो एक जेंट्स उधर बैठा हुआ है, इधर अगर कोई पुरुष है तो उधर कोई लड़की बैठी हुई है। हाँ जी। वो तो नंबर दे दिया, नंबर के बाद चलो थोड़े पहले तो फेसबुक पे ही चैटिंग करेंगे, उसके बाद वो नंबर मांगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जीतेंगे, नंबर दे दिया। अब डियर डार्लिंग हमें अपना एड्रेस दे दीजिए, व्हाई आई वांट टू सेंड गिफ्ट फॉर यू। तो उधर से वो लड़की खुश हो रही है कि चलो मुझे कोई गिफ्ट भेज रहा है, लेकिन फिर भी वो मना कर रही है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन वो नहीं आई लव यू सो मच। तो ये जो लव यू सो मच वाला जो वो है ना, ये अट्रैक्ट किया लोगों को। और सुनने में तो अच्छा ही लगता है, बिल्कुल जाहिर है, इमोशन है और नेचुरल है, और बार कोई खैर ये बार कहेगा। हाँ। और नेचर है, ये हर कोई इंसान चाहता है कि कोई उसको चाहे। ये एक कमजोरी भी है और ये नेचर भी है। ये उसी कमजोरी को यूज उस कमजोरी को यूज करते, अगर हम उस नेचर को यूज करें तो वो बहुत हाई चीज बन जाती है। लेकिन हम उस नेचर को नहीं यूज कर रहे, हम उस कमजोरी को यूज कर रहे हैं और उसमें हम लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं, दोनों तरफ हो रहा है। तो वो उसमें फंसते हैं। उसके बाद जी उन्होंने गिफ्ट भेजा, गिफ्ट के बाद जी वो एक्साइज में फंस गया। एक्साइज वाले का फोन आपके पास आएगा, अब $3000 दे दो, अब $300 दे दो, ये फंस गया। लेकिन वो वहां पे नहीं फंसती है, जो इसकी लेखिका जो नायिका है वहां नहीं फंसती है। वो फंसती है जाके लास्ट में, जब वो कहता है, जब वो सारे साम दाम दंड भेद सारे उसके ऊपर अप्लाई कर लेता है, तो वो लास्ट में वो एक्चुअली उसको चाहने लगती है। हाँ। तो वो फंसती है वहां पर जाकर। वो थोड़ा सा मैम मेरे को बड़ा वो लगा कि क्योंकि कई चाहे वो किताबें हों, चाहे वो सीरीज हो, चाहे फिल्में हो, सब में ये चीज दर्शाई गई है कि कई बार आपको अपने ही किडनैपर या अपने ही जिसने आपको हार्म किया है उसके साथ आपको फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक नेचुरल है, ये नेचुरल है। जैसे मैं आपके साथ रोज बैठ के बात करूंगी तो एक वो हो जाएगा कि एक लगाव हो जाएगा कि मैं रोहन जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे लगता क्यों हुई, तो मैं कंसर्न दिखाऊंगी। एक नेचुरल है। तो और ये तो डिफरेंट था, ये डिफरेंट था। इसमें तो हाँ, शुरुआत ही वैसी हुई, इसमें शुरुआत वैसे ही। उसके बाद धीरे धीरे जब वो फंसती चली गई, उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये स्कैमर ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। फिर उसने एक गलती से उसको एक फोटो भेजी थी जिसपे नाम ओरिजिनल डॉक्टर का लिखा हुआ था। वो एक डॉक्टर था, नॉस्कुन, डॉक्टर जॉन रोज, डॉक्टर नॉस्कुन का नाम था। नॉस्कुन का हाँ। तो डॉक्टर नॉस्कुन को जब मैंने सर्च किया तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ये बंदा तो, उसकी पूरी फैमिली है। मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कहा भाई कहाँ फंस रहे हो, तुमको ये लेके जाने वाला नहीं लंदन भाई, तुम लंदन जाने के सपने देख रही हो, मैं जा रही हूँ। उसने सामान पैक कर लिया था। मैं कहा आ जाओ वापस, जहाँ हो वहाँ पे। सामान भी पैक कर लिया था, सामान पैक कर लिया था अपनी नौकरी का, उसने इस्तीफा दे दिया था। वो मैंने नहीं इसमें मेंशन किया है। हाँ जी। तो मैंने कहा वापस, वो नहीं किया आपने। हाँ, आपने नहीं किया। ये दिखाया कि काफी पैसे मतलब हाँ, पैसे गए। बाकी तो देखिए पाठकों को खुद पढ़ना है, और पाठकों को पढ़ना है। और उसके बाद फिर जब मैं उस पे आई तो एक लेडी ने मुझसे कांटेक्ट किया, शी वाज विडो। ओके।
और वो भी नासकुन के चेहरे से ही प्रभावित थी। तो उसने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और आप जो है, अच्छा एक्चुअली क्या हुआ, नासकुन को मैंने फॉलो किया, उन्होंने मुझको रिप्लाई कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि ये हो रहा है, उन्होंने कहा इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। उन्होंने ये कह के छोड़ दिया। उसके बाद उनको लगा कि नासकुन मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो शायद मैं नासकुन को जानती हूँ या मैं नासकुन की गैंग की हूँ। मैं उनकी गैंग की सदस्य बन गई थी अब। तो उस लेडी ने कांटेक्ट किया कि आप मुझे नासकुन से मिला दीजिए। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो एक इंस्टाग्राम यूजर हूँ। बोले नहीं वो आपको फॉलो करते हैं, आपका रिप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा रिप्लाई करते हैं तो क्या मतलब हुआ इसका। उसके बाद जब एक लेडी डॉक्टर ने मुझे कांटेक्ट किया, पहले तो मैं उनसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। फिर उन्होंने कहा आप मुझसे बात कीजिए। मैंने बात की तो बोली आप उनको जानती हैं, आप मुझे मिला दीजिए। मैंने कहा मैं कहाँ से मिलवा दूँ भाई, मैं उनको नहीं जानती। तो बोली नहीं आप जानती हैं और मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने कहा अजीब बात है भाई मुझे। फिर उसके बाद बोली देखो मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं और मैं उनको बहुत चाहती हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है, मेरा 16 साल का बच्चा है, लेकिन एक बार मैं जाना चाहती हूँ। मैं कहा क्यों जाना चाहती हैं आप वहाँ पर। बोली मैं उनमें अपने फादर की फिगर देखती हूँ। कोई कौन करेगा विश्वास भाई, आप क्या बोल रही हैं। मैंने उनको बोला ये आप क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने मुझे बेभाव की गालियाँ दी। फिर मैंने उनका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया। फिर मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया। तब मैंने लिखा, फिर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग ने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बच्चे ऐसा ऐसा हुआ, क्या तुम लिखोगी कहानी में। वो भी मैंने मेंशन किया है इसमें। तो लेकिन इस हद तक मैम जा रहे हैं लोग कि लोन लेके, क्यों जा रहे हैं, लोन लेके वहां पे पेमेंट भेज रहे हैं। पेमेंट भेजो क्यों जे, अकेलापन, रिश्तों में गिरावट, अपनों से दूरियां, परायों से मित्रता होनी चाहिए। आप अपनों को छोड़ के जब परायों को पूछेंगे तो आपका यही हाल होगा। क्या सोशल मीडिया का इसमें डायरेक्टली रोल है? बिल्कुल डायरेक्टली रोल है। आप सोशल मीडिया आने के बाद लोग जो है इस पे प्रभावित हुए, अपनों से दूर हो गए। और अपनों से दूर होकर सोशल मीडिया एक ऐसा चार्म है जो अट्रैक्ट करता है। हर कोई सोशल मीडिया पर आना चाह रहा है। हर कोई चाहता है कि हम छा जाए। नाचने की, गाने की, चाय बनाने की, बिस्किट बनाने की, मेहंदी बनाने की, कौन सी वीडियो नहीं डाली जाती, डाली जा रही है ना। तो ये क्या है कि हमें देखा जाए। ये क्यों कि नहीं होना चाहिए। आप जिस दायरे में है आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, उसका मिसयूज मत कीजिए। अरे हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, पैसे कौन खा रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम के। सही बात है। हम तो नहीं खा रहे हैं, हम अपनी जेब से दे रहे हैं, हम लूट रहे हैं। इंडिया वालों को ये समझ में नहीं आ रहा। आना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए लेकिन कायदे से। लेकिन क्या हम तैयार, ये मतलब पता नहीं कहूँ ना कहूँ, बट बिल्कुल कहिए कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, वो हर तरीके से मतलब प्रमोट करते हैं इन चीजों को। हर चीज को ही प्रमोट कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया को गलत यूज करिए या कुछ भी करिए, बट इसको क्या हम तैयार हैं इसको हैंडल करने के लिए? मुझे नहीं, हम लोग तैयार नहीं हैं। जामताड़ा वाले तैयार हैं, वो लोग तैयार हैं। यस, वो तैयार हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को पहले ही अपना रहे हैं। उन्होंने रट लिया है। अच्छा, उन्होंने उसको रट लिया है कि लूटना कैसे है। बिहार के नवादा के लोग तैयार हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन अनपढ़ आदमी कभी बेवकूफ नहीं बनता। अच्छा, देखिए, अगर एक अनपढ़ आदमी को ट्रेन पकड़नी है तो 10 लोग से पूछेगा ये ट्रेन दिल्ली जा रही है ना, ये जा रही है ना, ये जा रही है ना, बैठने के बाद भी एक बार पूछता है। बैठने के बाद भी ये जा रही है ना। हाँ। हम क्या करते हैं, हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट, किससे पूछते हैं यार, हमें तो सब आता है। हाँ। तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं और हम गलत ट्रेन में बैठते हैं। मेरी एक फ्रेंड बैठी, अच्छा, वो गलत ट्रेन में पता नहीं कहाँ पहुंच गई, टीटी ने उतार के मथुरा से वापस भेजा। तो वो पढ़े लिखे थे। मेरे सगे चाचा जी जो एक पता नहीं कौन सी डिफेंस है उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने वो गलती की और उन्होंने बाकायदा उसको उस बात को लेटर में लिखा। तो मैं पढ़ के बहुत हंसी, तब मैं बहुत छोटी थी। एक्चुअली क्या था, जैसे 23 तारीख को ने जाना था। एक 23 तारीख में फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, 23 तारीख को ने बरेली से रिजर्वेशन लेना था मेरठ के लिए। हाँ जी। तो बरेली से ट्रेन चलती थी वो रात के 1 बजे।
23 तारीख रात के 1 बजे उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया था, 23 तारीख का रात के 1 बजे का। लेकिन जब वो उस स्टेशन पे पहुंचे और वो अपनी उन्होंने सीट ढूंढी तो टीटी ने कहा आज तो 24 तारीख है, रात के 12 बजे के बाद 1 बज गए थे। तो वो एक गलती हुई ना उनसे। सही बात। तो वही अगर अनपढ़ इंसान होता तो कहता ये 22 तारीख है कि 23 है, इसका रिजर्वेशन है कि नहीं है, सोचता। 12 बजे के बाद दिन बदल गया, डेट बदल गई। तो हम लोग बहुत हंसे थे, लेकिन हमने वो सीख ली थी उससे। तो ये सोशल मीडिया का जो आप यूज पूछ रहे हैं और डिजिटल इंडिया के लिए अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उसके लिए बाकायदा क्लासेस लगनी चाहिए, उसके लिए छोटे छोटे सेमिनार्स होने चाहिए, लगाए जाने। मैं तो मजाक में ही कह देता हूँ कई लोगों को कि सोशल मीडिया पे आने का एग्जाम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जो लुट रहे हैं ना बच जाएंगे। हाँ। लुट रहे, और जो ऑनलाइन लोगों के ट्रांजैक्शन जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की जा रही हैं। जब एक आर्मी वाले की ड्यूटी चली गई, नौकरी चली गई, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैम मैंने तो सुना है, सॉरी मैंने आपको रोका, मैंने तो सुना है कि मतलब कॉल सेंटर चल रहे हैं पूरे। यस, स्कैमिंग करने के लिए पूरे कॉल सेंटर चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, लड़का लड़की को फंसा रहा है, लड़की लड़के को फंसा रही, क्या हो रहा है, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। थोड़ा सा ये गलियारे से आगे बढ़ते हैं जी, स्कैमिंग की दुनिया से थोड़ा बाहर आगे निकलते हैं और उस चीज की बात करते हैं जो मेरी भी काफी पसंदीदा है, कविताएं। जी, और कविताओं में आपका जो संग्रह है परिचिता, इसमें से अगर आप कुछ सुनाना चाहें हमें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं कवित्री नहीं हूँ, ठीक है। हमें तो ऐसे ही लगा पढ़ के, कविता में बहुत जोरदार लिखती हूँ। तो आप पढ़ के ही अगर हमें सुना दें तो हमारे जो श्रोता हैं और पाठक हैं। देखिए, ये परिचिता जो है ये कैसे शुरू हुई थी। हाँ जी। परिचिता मेरी लाइनअप में नहीं थी, मेरी फ्रेंड जो बात कर रही थी। हाँ जी। उस दिन वो बहुत उदास थी और शायद मैं भी थी। फोन पे हमारी बात हो रही थी, उसने कहा चलो यार कहीं चलते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं तो बस यूं ही टहलते हैं। वाह वाह वाह, ठीक है ना। बोले लिखे 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 लिखे। मैंने क्या लिखिए? बोली लिखिए लिखिए, वो मुझको मैम बोलती है। मैंने कहा क्या लिखिए? बोली लिखिए कविता। तब शुरू हुआ था, ये लास्ट में है, चलो यार कहीं चलते हैं, कुछ नहीं तो यूं ही टहलते हैं। उसके बाद वो रो पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने 4 लाइन लिखी, फिर उसके बाद मैंने शब्द के ऊपर लिखी, उसके बाद एक ब्रह्मांड के ऊपर लिखी क्योंकि वो स्वयं एक ब्रह्मांड थी। मैं चश्मा नहीं लाई अपना, वो पढ़ने वाला है ही नहीं चश्मा। हाँ, वो नहीं वो वाला जो है पढ़ने के लिए, पढ़ने वाला नहीं लाया आप? हाँ है लेकिन लेके नहीं आई। ये तो परिचिता, ये प्रेम वाली एक, अगर हल्का बहुत पॉसिबल हो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दूंगा। नहीं पढ़ पाऊंगी मैं इसमें से, मैं पढ़ देता हूँ। लाइए मैं पढ़ देता हूँ इनके लिए। परिचिता ना, हाँ मैं ऐसे बता देती हूँ। याद है आपको? नहीं मैं इसका वो सारा वो बता दीजिए, सार बता दीजिए। सार बता देती हूँ। एक बंदे ने परिचिता जो है इसका नाम रखा गया। एक लड़के ने कहा रिव्यूअर ने, मैम आप ना प्रेम कहानी नहीं लिखते। अच्छा। आप प्रेम कविताएं नहीं लिखते। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ये परिचिता को शुरू किया। ये लास्ट में लिखी गई थी सारी कविताएं लिखने के बाद। इसमें एक लड़का लड़की जैसे मुलाकात होती है, उसकी मोटरसाइकिल पर जब बैठ के जाती है तो बीच में बैग रख देती है हमेशा। उसके बाद जब वो पास बैठते हैं तो बीच में एक पत्थर का टुकड़ा रख देती है। अच्छा। तो उसको लड़के को बहुत गुस्सा आता है एक दिन उसकी इस हरकत पर। पहले तो मुस्कुराता है क्योंकि शुरू में तो लगता है सबको कि बहुत अच्छा है, सब अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन एक दिन फाइनली वो उस चीज को झेल नहीं पाता और उसको छोड़ के चला जाता है। अपना घर संसार बसा लेता है और सालों के बाद उसको, लेकिन उसके जेहन से नहीं निकली वो, सालों बाद आता है उसी जगह पर देखने के लिए। तो वो वहीं बैठी मिलती है उसको, तो वो उसके पास आके बैठता है। तो आज वो उसके बीच में वो पत्थर नहीं रखती। अच्छा। तो वो कहता है कि तुमने आज पत्थर नहीं रखा। तो कहती है कि वो पत्थर नहीं था, वो तो मेरा प्रेम का टुकड़ा था जिसको तुम ठुकरा कर चले गए। तो दूर छिते पर ढल रहा था सूरज और वो दोनों बैठे देख रहे थे छिपते हुए सूरज को। ये इस कविता का परिचिता का सार है। चलो मैं सुनाई देता हूँ इनको, क्योंकि ये जो आपने सार इसका बताया ये बहुत ही सुंदर है। क्योंकि इन चीजों के बारे में लोग कम लिखते हैं, ये बड़ा लिखते ही नहीं है, कभी लिखते हैं। मतलब जो स्टाइल है जो आपने बताया है ये बड़ा कंटेम्पररी है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमारे पाठकों को पसंद आएगा। आप पढ़ के सुना दीजिए। मैं पढ़ा, क्योंकि ये हो सकता है कि मैंने भी किसी के साथ किया हो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। मेरी बीवी देख रही है मुझे, ठीक है। परिचिता,
वह उसके लिए कुछ अलग सी थी, वो अनजानी थी फिर भी वह परिचित सी थी। बैठ जाता था वह उसके साथ, बिल्कुल उसके पास किसी भी किनारे पर वह बैठते ही दोनों के बीच में एक छोटा सा पत्थर रख देती थी। मन ही मन मुस्कुराता था वह इस बात पर, क्योंकि उसके लिए वह कुछ अलग सी थी। अक्सर उसकी आंखों को देखकर वह दरिया की गहराई को भूल जाता था। मुस्कुराहट देखकर कलियों को याद करता था। खिलखिलाती थी जब वह, तब 7 सुरों की एक अनूठी संगम सी बन जाती थी। एक मैंने लिखी थी जो वो मेरे बचपन से मेरे दिमाग में थी कि वो उसको मैं लिखूंगी, कि एक हमारे घर के सामने एक लेडी रहती थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, तब मैं इतनी बड़ी थी, तो उनको बांझ कहा जाता था। अच्छा। बांझ का मुख नहीं देखते, सुबह मुख देख लो तो दिन भर पानी नहीं मिलेगा, ऐसा लोगों की धारणा है। आज भी है कई जगह, काफी जगह है ना। तो वो मुझे दुख होता था कि बांझ, तो उन्होंने हार के, क्या हुआ, नहीं हुए उनके बच्चे। उन्होंने एक दिन छोटी सी कृष्ण की मूर्ति लेके आई, बोली तुम ही बन जाओ मेरे पुत्र। तो उसमें ये दिखाया कि वो समस्त एक ब्रह्मांड थी। वो बैठती है तो कृष्ण की पूजा करती है, तो कृष्ण आते हैं, उसकी पूजा के बाद अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो आंखें नहीं खोलती, तो सोचते शायद इनको राधा जैसा प्रेम चाहिए या मीरा जैसी भक्ति चाहिए। फिर वो नृत्य भी करते हैं सामने, सारे जितनी भी योगिनियां हैं उनको लेके आते हैं, लेकिन वो आंख नहीं खोलती। थक हार कर वो सोचते हैं कि वो कुछ मांगेगी उनसे, थक हार कर कृष्ण अपना सिर उनकी गोद में रख देते हैं। तब वो कहती हैं कि पुत्र कभी तो विश्राम कर लिया करो। तब कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं दुनिया को देता हूँ और ये मुझसे विश्राम करने के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि वो एक समस्त ब्रह्मांड थी और वो उसको माँ बनाना भूल गए थे। ओहो, ये वो एक बहुत जबरदस्त। तो मैं पाठकों को अनुरोध करूंगा कि परिचिता और ये गलियारे दोनों अमेज़न पे हैं। हाँ जी, अमेज़न पे हैं, पढ़ें, अमेज़न पे रिव्यू भेजें। जो भी लेखक होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो आपको आता है, मुझे पता ही है, आपने बता भी दिया, क्रिटिसिज्म आता ही है, तो आप बहुत सशक्त हैं इस चीज़ में लेने के लिए इसको, क्रिटिसिज्म को। तो मुझे लगता है कि देना ही चाहिए। और हाँ, अपनी भाषा का थोड़ा सा ख्याल रखें, सोशल मीडिया पे भी और हर जगह, अमेज़न वगैरह पे भी। हाँ जी। आखिरी जो चीज थी वो मैं पढ़ रहा था कि इसमें आपने लिखा है कि अक्सर हर लेखक से पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, जो कि मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता इस टाइप के सवालों में। बट ये जो आपने लिखा है कि साहित्य से प्रभावित होकर नहीं मिला है, नहीं, इसका थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। हाँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप किससे प्रभावित हैं, किस लेखक से प्रभावित हैं। मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, मैं एक रॉ मटेरियल हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने किसी को नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने जीवन को पढ़ा है। हाँ जी। मैंने अपने फादर को देखा, फादर बहुत पढ़ते लिखते थे। एक बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा है, आज की डेट में क्या करेगा, आपके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल लेगा। मेरे पिताजी किताब बहुत पढ़ते थे, तो मैं उनको कॉपी करती थी। हाँ जी। लेकिन मेरे बाकी के 3 भाई बहन नहीं करते थे। अच्छा। तो चाहे वो उल्टी मैगजीन है, चाहे वो सीडी है, क्योंकि इंग्लिश मुझे नहीं पढ़नी आती है, इतने छोटे बच्चे को क्या आएगा पढ़ना। जर्मन न्यूज आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, उनकी बेटी को तो इंग्लिश जाके 6th क्लास में ABCD सीखी है बेटी ने, आज तक ठीक से नहीं आती है। मेरी बेटी के साथ भी यही होता है, वो कई बार क्या करती है, उल्टी किताब पढ़ रही होती है और वो मेरे से पूछती है कि ये उल्टी है क्या, क्योंकि आप पढ़ रहे होते होंगे ना, वो कॉपी करती है। होता था। हाँ। मैं उसके साथ पढ़ता हूँ आधा घंटा शाम को, तो वो यही कहती है कि मैं सीधी पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि उससे पढ़ना तो आता ही नहीं है, पढ़ना नहीं आता, तो वो मैं उनको कॉपी करती, लेकिन मैं सीख गई थी पढ़ना इंग्लिश। अच्छा। उसमें धीरे धीरे। तो जो लिखना है ये जेनेटिक है। ओके। कि मेरे फादर बहुत लिखते थे, हालांकि उनका कहीं छपा नहीं, और मेरा 8 साल की उम्र में दहेज प्रथा के ऊपर स्वतंत्र भारत में लेख छपा था। हाँ। जिसको पुरस्कार मिला था। और मेरे फादर को बहुत गुस्सा आया था मेरे ऊपर। स्वतंत्र भारत के एडिटर से लड़ पड़े थे, क्योंकि उनके दोस्त थे, मेरी बेटी का छाप दिया और मेरा नहीं छापा। तो उन्होंने बोला, मुझे तो सूरजपाल तुझे पता ही नहीं था कि ये तेरी बेटी है, और मुझे उससे मतलब नहीं था कि मुझे पुरस्कार मिला। 8 साल की एक बच्ची को क्या पुरस्कार से मतलब। मैंने 200 रुपए की चूरन की गोलियां खरीदी, चंदा मामा खरीदी,
और चंपक खरीदी, पंचतंत्र की कहानियां खरीदी, उसको पढ़ा आराम से बैठ के। कहाँ गए 200 रुपए, किसके 200 रुपए मुझे नहीं मालूम। और फिर कादम्बरी में भी आया आपका? कादम्बरी में तो वो पुरस्कृत हुई थी, क्या खोज रहे हो। अच्छा। तो वो तो 18 साल की उम्र में मैंने चांद सांवला लिखी थी। हाँ जी। और तभी मैंने विहंगनी लिखी थी, जिसको कमलेश्वर जी ने बहुत अप्रिशिएट किया था। कमलेश्वर जी आपने नाम सुना होगा। हाँ जी। जो दूरदर्शन के सह निर्देशक रह चुके थे। अच्छा। और उन्होंने आंधी पिक्चर लिखी थी। अच्छा। इंदिरा गांधी के दाएं बाएं हाथ थे। उन्होंने 199 आंधी को कौन नहीं जानता? आंधी अनुराग, वो एक समय फिल्म इंडस्ट्री के हस्ताक्षर हुआ करते थे। 199 कहानियां उन्होंने लिखी थी। ओह जबरदस्त। उनसे मैं भूमिका लिखवाने जब चांद सांवला की गई थी, तो उन्होंने तब मेरा मतलब नेहा तो बहुत मोटी है, मैं उसमें बहुत पतली थी। अच्छा, मतलब मैं आप थी ही नहीं मतलब 38 किलो का वजन। मैं उनके यहाँ पहुंच गई, 10 कहानियां मेरी चांद सांवला लेके। मुझे नहीं मालूम था कमलेश्वर जी कौन है, तो मैंने कहा कमलेश्वर जी से मिलना है। ऐसे करके उन्होंने देखा ऊपर नीचे 3-4 बार। क्या करना है? मैं कही भूमिका लिखवानी, रख जाओ, चले आते हैं कहानी भूमिका लिखवाने के लिए। मैं कहा बड़ा खड़ूस आदमी है। बहुत लोग आते होंगे उनके पास। वो नामी गिरामी, उस समय 55 साल के थे। जरा सी लड़की खड़ी होके उनके सामने बोल रही है कि मुझे भूमिका लिखवानी है। बोले देखो ऐसा है, मैं सबकी भूमिका नहीं लिखता, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं लिखूंगा, अगर प्रभावित हुए तो फोन नंबर लिख जाओ। अच्छा, ओरिजिनल पांडुलिपि दे के आ गई थी और गालियां देती हुई वापस आई मैं उनको, क्योंकि मैं आधा रास्ता ऑटो से गई थी, कमलेश्वर जी माफ कीजिएगा, और आधा जो रास्ता है पैदल चल के गई थी। काले से रंग मेरा नीला पीला हो गया था धूप में चल चल के। उन्होंने पानी का ग्लास भी नहीं पूछा और वो रखवा के मैं आ गई वापस। और 7 दिन के बाद उनका फोन नंबर आ गया कि जहाँ मैं कंप्यूटर सीखती थी, तो उन्होंने कहा सुधा सिकरावर से बात करनी है। तो मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन कमलेश्वर? अब उनकी चौंकने की बारी थी। तो उसके बाद चलिए मैं उनके पास गई, उन्होंने खाना पीना सब कुछ खिलाया, बहुत अच्छा वेलकम किया और सिर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा लिखते रहना, और तुमने मेरी कौन सी कहानी पढ़ी? मैंने कहा आप लिखते भी हैं। अब उनकी वो बारी थी कि वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कई मैगजीनों का संपादन किया था। दैनिक जागरण के वो संपादक रह चुके थे। उसके बहुत बाद मुझे पता चला, उन्होंने कहा बेटा जो तुमने चांद सांवला में पहली कहानी लिखी है ना, चांद सांवला है, उसको तुम गुनाहों का देवता तक ले जा सकती थी। अब मैंने कहा ये गुनाहों का देवता कौन आ गया? ये कौन है? फिर मैंने गुनाहों का देवता उसके बाद मैंने पढ़ी। लेकिन हाँ, प्रेमचंद की कहानी अच्छा, आपको पता ही नहीं था तब तक? नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता था मुझे। इट वाज सो रॉ, मतलब हाँ, इतना ज्यादा मतलब था। और उसके ऊपर इतनी, चांद सांवला के ऊपर तो मेरी धज्जियां उड़ाई गई थी। 10 लेखक बैठे हुए थे ऐसे। अच्छा। ये 10 लेखक बैठे हुए थे और मैंने कहा हो गया विमोचन जो कुछ भी है, लेकिन वहाँ पे मेरी बहुत धज्जियां उड़ी थी। किस चीज के पीछे? कुछ 10 कहानी में, उसमें एक कहानी है गर्म मुर्दा। अच्छा। 18 साल की एक बच्ची कहानी लिख रही है कि एक बाप अपनी 8 साल की बेटी का बलात्कार कर रहा है और वो 14 वर्ष तक लगातार बलात्कार करता रहा, 8 साल से लेके जब तक तो वो 14 साल की नहीं हो गई। जब 14 साल की जब हुई है, उसके बाद वो कहानी में है जब उसको समझ में आया गलत सही है, और वो कहानी जीवंत मुझे मेरी रूममेट ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल में सुनाई। अच्छा। वो मैंने जब लिखी तो वो मैंने एज इट लिख दिया। एक बड़े घर का आंगन है, उसमें एक बड़े घर के आंगन में एक बहू के साथ क्या होता है, और अगर बहू को उसका पति उपेक्षित कर देता है तो उसकी उसके जो जेठ या देवर हैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। वो मैंने लिखा तो वो उनको लगा कि इतना अनुभव कैसे आ गया। किस साल की बात है मैम? ये 95 की बात। 95। हाँ, इतना अनुभव कहाँ से आ गया? तो मुझसे जब ये पूछा गया कि बताइए, अब मैंने कहा मुझे क्यों बताना है भाई? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। माइक मेरे सामने था, हाथ मेरे कांप रहे थे, मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा देखिए मुझे लिखना आता, मुझे बोलना नहीं आता। तो फिर उन्होंने, एक प्रदीप पंत थे और एक सेवाराम यात्री थे जो अपनी पत्रिका चलाते थे गाजियाबाद से। तो उन्होंने कहा कि बोलो बेटा। तो मैंने कहा ये कहानी मैंने लिख दी तो इसका मतलब क्या गलत हो गया? अगर मैंने ब्याह नहीं किया तो बाराती भी नहीं की क्या? तो इसमें वो लोग ठहाका मार के हंस पड़े। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, लेकिन कमलेश्वर जी पीछे थे, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले
बस उन्होंने सबको चुप कर दिया, बोले इसको नहीं ज्यादा भी बोलना आता। लेकिन कमलेश्वर जी ने एक बात कही थी, बेटा बहुत धुरंधर लिखा है, आलोचना के लिए तैयार रहना। लेकिन फिर खो गए 30 साल कहीं। अब मैंने 4 साल पहले ये लिखी है बाबू मैम की दूसरी गली। तो इसके लिए अब इसका बस थोड़ा सा संक्षिप्त में बता के और फिर हम लोग बातचीत को विराम देंगे जी। बट इसके बारे में जानना जरूरी है। फिर से दिखा देता हूँ, किताब लोगों को पहचानने में आसानी होती है। ये है और बुक कवर बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाबू मैम की वह दूसरी गली, हाउस नंबर 627। इसका क्या राज है? क्योंकि जिस घर में वो रहती थी, सत्य घटनाओं पर आधारित। एक एक शब्द सच है। एक एक शब्द उसमें सच है। एक एक शब्द चांद सांवला में सच है। विहंगनी स्लम एरिया को देख के मैंने लिखी थी। तो मैम आप तो लेखक से ज्यादा जर्नलिस्ट लग रहे हो मेरे को। मतलब जर्नलिज्म की ये चीजें मतलब काफी व्यक्त हो रही है इसमें। विहंगनी मैंने इसलिए लिखी थी, इसकी बात करेंगे अभी, विहंगनी बात। ओके। ये तो जब उन्होंने वो कहानी सुनाई, हाउस नंबर 627 में वो रहती थी और उनके साथ एक छोटे से बच्चे ने चीटिंग की थी, जिसको अपना बेटा मानती थी वो। और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि आंटी 10,000 देंगी आप मुझे, मैं आपको 15 दिन में 20,000 दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मैं अच्छा खासा काम कर रही हूँ, मुझे 20,000 की क्या जरूरत है, आपको जरूरत है तो ले जाए। बोले नहीं नहीं, 10,000, फिर उसके बाद फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 60,000, फिर 80,000। फिर उनका जीवन बिक गया, उनका बैंक बैलेंस खाली हो गया। जहाँ वो काम करती थी वहां से उन्होंने पैसे ले लिए 8 करोड़। वाह। ये सेम जो गलियारे में है, ये गलियारे में ये बिल्कुल अलग है, आप पढ़िए। अलग है बट मतलब वही चीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे पैसे बढ़ते हैं। ये गलियारे में ऑनलाइन बंदा बैठा हुआ था, इसमें रियल लाइफ में सामने बैठा है, सामने, जिसको पुत्रवत मानती थी। तो अभी मैं बताते बताते रो पड़ूंगी। जब उन्होंने सुनाई तो मैंने कहा ये क्या है। 8 करोड़ के बाद 8 करोड़। उसके बाद जिस लेडी ने कभी जिंदगी में किसी को देखा नहीं, जाना नहीं, उसके ऊपर कैरेक्टरलेस का इल्जाम आया कि उस लड़के के साथ उसके संबंध है, इस वजह से हो रहा था, ऐसा बोल रहे हैं। उसकी वाइफ ने इल्जाम लगाया। ओहो, सॉरी, कोई बात नहीं। मैं उनको नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैंने इसमें लिखा है। अच्छा, मैंने इसमें लिखा है, आप पढ़िएगा। जब आप पढ़ लेंगे तब मैं इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन दिल दुखता है कि इस तरह के इल्जाम आप बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हैं। एक लेडी ने इल्जाम लेडी के ऊपर लगाया, आप उनकी उम्र तो देखिए क्या बोल रही हैं। जिसको वो बेटा मान रही हैं, आप उसके लिए इस तरह की बात कर रही हैं। तो हमारी जो सोच है, हम जीन्स पहन रहे हैं, हम टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन हमारी सोच पता नहीं कौन सी सदी की है। मेरे ख्याल से वैदिक काल में भी नहीं ये होता होगा। औरतों की बहुत वो होती होगी इज्जत। औरतों के ही बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे औरत उस दिन निडर समझेगी अपने आप को जिस दिन वो अकेली 12 बजे रात को बिना किसी पुरुष की मदद के यहाँ से वहां तक पार निकल जाएगी, छोटे से भी कपड़ों में, और कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। उस दिन होगा नारीवाद। उसके पहले नारीवाद नहीं है, नारीवाद और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप जो है वो ये संकेत करता है कि दोनों बराबर हैं। लेकिन दोनों बराबर अगर हैं तो दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। जैविक रूप से नारी पुरुष के बराबर नहीं है, पुरुष नारी के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों अपने आप में संपूर्ण हैं। चलिए, सही है। और जब ये पॉडकास्ट जो है YouTube पे हमारे बुक नर्ड्स पे लॉन्च होगा तो कुछ नहीं करना, आपने सीधा जाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और जो घंटी है वो ज़रूर बजा देना, क्योंकि उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉडकास्ट आ रहे हैं। और क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मौलियार बुक कैफ़े को फॉलो करना है। और सुधा जी इंस्टाग्राम पे है मैम? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे जाके मैम को फॉलो करना है। बस यही है बातचीत, और अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, और तब तक पढ़ते रहिए।